सोचिए, एक सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपकी सारी जमा पूंजी कागज के टुकड़े बन चुकी है, कि आपकी तनख्वाह से बस रोटी ही मुश्किल से खरीदी जा सकती है और आपका अपना देश धीरे धीरे टूट रहा है। यह कोई कहानी नहीं है, यह है लेबनान। कभी मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला लेबनान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक तबाही में से एक झेल रहा है। विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट, मुद्रा का ढहना और बैंकिंग सेक्टर की बर्बादी ने मिलकर ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। तो सवाल है, लेबनान यहां तक पहुंचा कैसे और क्या कोई रास्ता बचा है? गृहयुद्ध 1990 में खत्म हुआ। उसके बाद लेबनान ने ताइफ एग्रीमेंट के तहत अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी करने की कोशिश की। योजना थी लेबनानी पाउंड को अमेरिकी डॉलर से बांध देना और भरोसा बहाल करना। 1997 में विनिमय दर तय कर दी गई, 1507 पाउंड $1। स्थिरता आई, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। सरकार ने घाटे पर घाटा बढ़ाया, पुनर्निर्माण, सरकारी तनख्वाह और सब्सिडी के लिए लगातार कर्ज लिया। उद्योग और निर्यात में निवेश करने की बजाय लेबनान आयात आधारित खपत वाली अर्थव्यवस्था बन गया। इसे चलाने के लिए पैसा कहां से आया? कर्ज, ऊंचे ब्याज वाले बैंक और प्रवासी लेबनानी लोगों की भेजी गई रकम। 1990 से 2019 तक लेबनान का व्यापार घाटा जीडीपी का औसतन 32% था, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 5 से 6% है। ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें बढ़ रही थीं। लेबनान के बैंक इस नाजुक सिस्टम की धड़कन बन गए। डॉलर खींचने के लिए उन्होंने 10% तक ब्याज दरें दी। पैसा बरसने लगा। 2018 तक बैंकों की ब्याज आय $8.5 अरब यानी जीडीपी का 15% थी। तुलना करें, फ्रांस में यह सिर्फ 6% है, लेकिन सच्चाई यह थी कि 70% बैंक संपत्तियां सरकार और सेंट्रल बैंक को दिए कर्ज थे। मतलब यह पूरा सिस्टम असल में एक पोंजी स्कीम था, नए पैसों से पुराने कर्ज चुकाना। और इन बैंकों का मालिक कौन था? करीब 40% हिस्सेदारी नेताओं के पास ही थी। वही राजनेता सरकार भी चला रहे थे और बैंक भी। 2011 से हालात बिगड़ने लगे। सीरियाई युद्ध से 15 लाख शरणार्थी आ गए। 2014 में तेल की कीमतें $120 से गिरकर $30 से भी नीचे आ गईं। खाड़ी देशों में काम करने वाले लेबनानी मजदूरों की कमाई घट गई। 2016 तक बैंकों में जमा राशि की वृद्धि शून्य हो गई। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें और बढ़ाईं, लेकिन यह बस मौत को टालना था। अक्टूबर 2019 में सरकार ने टैक्स लगाया, यहां तक कि व्हाट्सएप कॉल पर भी। यह चिंगारी थी। पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर चिल्लाए, सबका मतलब सब है। लेकिन उसी दौरान अर्थव्यवस्था ढह रही थी। बैंकों ने निकासी रोक दी, खातों को फ्रीज कर दिया और दरवाजे बंद कर दिए। मार्च 2020 में लेबनान ने इतिहास में पहली बार विदेशी कर्ज चुकाने से मना कर दिया। पाउंड की दर 1507 से गिरकर 2022 तक 30,000 से ऊपर पहुंच गई। महंगाई 200%, खाने की कीमतें 500% बढ़ीं। जीडीपी 2018 में $55 अरब से गिरकर 2021 में सिर्फ $22 अरब रह गई। गरीबी 30% से बढ़कर 85% पार कर गई। दिसंबर 2021 में एक रिटायर्ड अफसर ने खुद को जला लिया। अस्पतालों ने एडवांस कैश के बिना इलाज से मना कर दिया। इंटरनेट और टेलीकॉम की आमदनी 2018 में $850 मिलियन से गिरकर 2021 में सिर्फ $5 मिलियन रह गई। सरकारी बिजली कंपनी सिर्फ 2 घंटे बिजली देती है और उसके घाटे ही $95 अरब के सार्वजनिक कर्ज का आधा है। लोगों के सामने 2 ही रास्ते बचे, देश छोड़ना या मौत का खतरा उठाकर समुद्र पार करना। अप्रैल 2022 में 60 लोगों की नाव डूब गई, बच्चे भी मारे गए। यह सब दुर्घटना नहीं थी, यह उस भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा है जो नेताओं और बैंकों ने मिलकर खड़ी की। 2020 तक कर्ज जीडीपी का 170% हो गया। 2021 में यह 250% पार कर गया। सेंट्रल बैंक पर $85 अरब का कर्ज था, लेकिन रिजर्व सिर्फ $12 अरब। मुद्रा 2020 में 2000 से 2022 में 34,000 और डर है कि 50,000 तक जाएगी। हां, अगर असली सुधार हो, बैंकिंग गोपनीयता कानून खत्म हो, अमीर लोगों से घाटे की भरपाई कराई जाए, बिजली और ईंधन सेक्टर में सुधार हो, $17 अरब की सोने की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि वही पुराने नेता आज भी सत्ता में हैं।
2022 में नबीह बेरी फिर से संसद अध्यक्ष चुने गए, जो 1992 से इस पद पर हैं। लेबनान आज चौराहे पर खड़ा है। या तो यह संकट सुधार का मौका बनेगा, या देश और गहरे भ्रष्टाचार और अराजकता में डूबेगा। कभी मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले लेबनान का यह हाल दुनिया को चेतावनी देता है। कोई भी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार, कर्ज और झूठ पर टिकी हो, हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और द फेलो इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें।